हाय गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लेके आए हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर चित्र इमेज डायोग्राम के साथ में लगाएंगे डियर फ्रेंड्स, जिससे आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेक्चर पार्ट हमने कंप्लीट करवा दिया है। जिसने भी देखा होगा डियर फ्रेंड्स, उसे क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ में जिसने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सीधे उस वीडियो पर जा सकते हैं। साथ में डियर फ्रेंड्स, यदि नहीं भी देख पाए हैं किसी कारणवश, तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें ही हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का मतलब विश्व का एकीकृत होना। देखिए कैसे लिखा हमने, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब विभिन्न देश में परस्पर संबंध हो और उसमें एकीकरण की प्रक्रिया हो, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। इनमें क्या क्या समाया हुआ देखते हैं। इसमें विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। जब डियर फ्रेंड्स एक देश दूसरे देश से जुड़ेंगे तो व्यापार होगा, है ना। और एक देश दूसरे देश में निवेश का प्रवाह होगा, मतलब लागत लगा सकते हैं, कारखाने खोल सकते हैं। एक देश दूसरे देश में लोगों का प्रवाह होगा। जब व्यापार होगा तो एक देश दूसरे देश में तो जाएंगे, है ना। क्या क्या देखा हमने, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, जिसमें व्यापार में वृद्धि होती है, एक देश दूसरे देश में निवेश कर सकता है, एक देश दूसरे देश में लोगों का प्रवाह होता है। देखिए भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे, और फिर इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। तो आगे देखते हैं कि क्या कारण थे कि सरकार ने इन पर अवरोध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि हम व्यापार नहीं कर सकते एक देश से दूसरे देश के साथ में। देखिए 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में प्रतिबंध लगा रखा था। इसके निम्न कारण थे, जैसे देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना, पहला कारण। दूसरा, 1950 और 60 के दशक में, जैसे हमने देखा 1947 में आज़ादी मिली, 1950 और 60 के दशक में उद्योगों की अवस्थिति हो रही थी। उस टाइम पे हमारे उद्योग लगे भी नहीं थे, तो हम कैसे दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा कर पाते। देखिए इसके बारे में और अच्छे से पढ़ रहे हैं। देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना, इसके लिए भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। देखिए विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य था कि उस पर प्रतिबंध लगा दे भारत सरकार। अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, हमारे उत्पादक जो हैं, लघु उद्योग धीरे धीरे चल रहे हैं, क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं है, और दूसरे देश के आएंगे और बेचेंगे, सस्ता बेचेंगे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, है ना। वो तो पहले से ही विकसित हो चुके हैं क्योंकि। तो डियर फ्रेंड्स, उनकी चीज़ें भारत देश में सबको ही लेगा, लेकिन इस देश की चीज़ें नहीं लेगा, इसलिए इनको संरक्षण प्रदान करना चाहती थी भारत सरकार, और इस पर प्रतिबंध लगा दिया था व्यापार पर। दूसरा, 1950 और 60 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई थी। इस अवस्था में इन नवोदित उद्योग को आयात में प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं थी, और ऐसे में उनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती थी, इसलिए सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। डियर फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, 1950 और 60 का दशक एक ऐसे दशक था जहां उद्योग हमारे देश में स्थापित हो रहे थे, बहुत सारे कारखाने लग रहे थे, स्टार्टिंग थी। तो उस टाइम पे डियर फ्रेंड्स हम सस्ता माल नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि हमारी लागत अभी लग रही है ना, और दूसरे देश का व्यापार चल रहा है, बहुत पहले लग चुके हैं, तो वो आकर के हमारे देश में सस्ता चीज़ें बेचेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग सभी लोग, जनता लोग किसकी चीज़ें खरीदेगी, आप ही बताइए, दूसरे देशों की, हमारे देश की नहीं। तो हमारे उद्योग धंधे कैसे विकसित होंगे फिर, हमारे देश के जब सामान ही नहीं खरीदा जाएगा। तो इस स्थिति में ज़रूरी था कि सरकार प्रतिबंध लगा दे, अवरोध लगा दे। तो यही किया हमारी भारत सरकार ने। तो क्या किया, देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1950 और 60 के दशक के उद्योगों की अवस्थिति का टाइम था, इसलिए भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। क्लियर, लिख पाएंगे याद, 2 पॉइंट लिख दीजिए आप, इससे याद रख पाएंगे। हमने पॉइंट बना दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर इस अवरोध को हटाया क्यों गया जब इतना ज़्यादा ज़रूरी था। तो डियर फ्रेंड, जब विकसित हो गया हमारा देश, तो फिर क्या था, हमारे उद्योग धंधे अच्छे से चलने लगे, तो हम भी जाकर के अपना विकास करें, हम भी दूसरे देश में बेच सकते हैं, आइए हमारे यहाँ भी बेचिए, हम भी आपके यहाँ बेचने जाएंगे, है ना। तो इस स्थिति में 1991 में भारत सरकार ने हटा दिया अवरोध। इसके पीछे निम्न कारण थे।
जैसे प्रदर्शन में भी सुधार आएगा। इसके पहला एक कारण, हम डियर फ्रेंड्स सामने वाली चीज़ें, दूसरा देश का अच्छी चीज़ें ला कर के बेचेगा तो हम भी सोचेंगे कि हमें भी अच्छी चीज़ें बनाना है और डेवलपमेंट करना है। तो देखिए, प्रतिस्पर्धा के कारण देश के उत्पादकों को प्रदर्शन में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। अपनी गुणवत्ता में भी सुधार करेंगे हम लोग भी कि हमारी चीज़ें ज़्यादा बेचें, है ना, तो इससे गुणवत्ता में सुधार होगा। विदेशी निवेश को आकर्षण करेंगे, हम सोचेंगे डियर फ्रेंड्स हम अपने देश की स्थिति सुधारेंगे जिससे विदेश के लोग आएँ और हमारे देश में कारखाने स्थापित करें और यहाँ पे लोगों को रोजगार प्रदान हो, है ना, जिससे विदेशी कंपनियां कारखाने स्थापित कर सकें और जिससे देश का विकास हो सके। क्लियर, याद हुआ हमने क्या पढ़ा? तो हमने पहले पढ़ा सबसे पहले कि भारत सरकार ने क्यों प्रति अवरोध लगा दिए थे। तो उसका कारण था उस टाइम पे उत्पादकों को सुधार करने के लिए, भारत के उत्पादकों को सुधार करने के लिए। 50 और 60 में उद्योगों की अवस्थिति का टाइम था हमारे भारत में। इसके कारण भारत सरकार ने उद्योगों में व्यापार में अवरोध लगा दिया था। हटाने के कारण क्या क्या देखें कि अवरोध को क्यों हटाया सरकार ने। तो 1991 में इसलिए हटाया ताकि डियर फ्रेंड्स अब हमारे देश संभल चुका था तो हम अपने देश को और डेवलपमेंट करना चाहते थे, तो जिससे हमारे देश की चीज़ों में प्रदर्शन में सुधार आए, हम अच्छी चीज़ों का निर्माण करें क्योंकि सामने वाले देश आकर के वरना हमारे यहाँ बेचेंगे और हम जाके दूसरे देश में भी बेचें। गुणवत्ता में सुधार करें, हम अपने देश की चीज़ों की क्वालिटी में सुधार लाएं जिससे हमारे देश की चीज़ें ज़्यादा बेचें और दूसरे देश में भी बेचने जाएं। विदेशी निवेश और आकर्षण, हम अपने देश की स्थिति सुधारें, सड़क है, बिजली है, सब चीज़ें जिससे डियर फ्रेंड्स दूसरे देश के लोग आएँ और हमारे यहाँ कारखाने स्थापित करें जिससे लोगों को रोजगार प्रदान हो। तो 3 कारण थे भारत सरकार द्वारा 1991 में अवरोध हटाने के, ठीक है ना, और लगाने की भी आपने देख लिया, हटाने की भी। प्रतिस्पर्धा से बचना है, आप विकासशील हैं, आप अच्छे से विकसित नहीं हुए हैं तो मत करिए प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन में भाग तभी लेंगे ना डियर फ्रेंड्स जब आगे से तैयारी कर लेंगे, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इसीलिए इस भारत सरकार ने किया, आगे तैयार कर लिया अपने देश को, फिर जा कर के कॉम्पिटिशन में। देखिए, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। डियर फ्रेंड्स, कंपनी वाले क्यों चाहते हैं कि जो श्रमिकों के नियम कानून होते हैं कि नहीं आपके यहाँ काम करते हैं तो आपके यहाँ गारंटी हो जाती है कि हम 365 दिन या 100 दिन 200 दिन काम देंगे आपको। और डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आप 6 घंटे ही काम करवा सकते हैं। तो इन सब में लचीलापन क्यों चाहते हैं कंपनी वाले, इनको क्या फ़ायदा होता है, क्या मदद मिलती है लचीलेपन से, चलिए देखते हैं। कि श्रम कानून में लचीलापन से कंपनियों को मदद, वो श्रमिकों की संख्या को नियंत्रण कर पाते हैं और मौसमी हिसाब से श्रम का नियोजन भी कर पाते हैं। चलिए पढ़ते इसके बारे में। श्रम कानून में लचीलापन से कंपनियों की श्रमिकों की संख्या पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। जब उनको जितने श्रमिक चाहिए हैं उतने ही डियर फ्रेंड्स पूर्ण रूप रख सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए नहीं रखेंगे, जब काम पड़ा तो रख लिया, बाकी निकाल दिया। मौसमी हिसाब से श्रम का नियोजन, मौसम जिसका है डियर फ्रेंड तब आपको काम बुला लिए। जैसे अब कपड़े, ठंडी का मौसम आया, ऊनी के कपड़े बनने हैं तो आपको बुला लेंगे और जब नहीं आया तो हटा देंगे। कोई भी कंपनी श्रमिकों की मौसमी हिसाब से नियोजन कर सकती है, काम को श्रमिकों को हटा सकती है और रख भी सकती है काम में, है ना, मौसम के हिसाब से। कम मांग में कंपनी को अतिरिक्त श्रमिकों को ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे कंपनी मुनाफे में सुधार आएगा, उनको और ज़्यादा मुनाफा होगा, एक्स्ट्रा वेतन नहीं देना पड़ेगा, है ना। इसलिए डियर फ्रेंड्स वो श्रमिकों के उसमें चाहती है, क्या चाहती है, लचीलापन चाहती है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि श्रमिकों की डियर फ्रेंड्स, अब श्रमिकों को प्रॉब्लम होगी, है ना। अब उनको काम के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा, उनको काम की कोई गारंटी ही नहीं है, है ना। जैसे जॉब में होता है, अपने गवर्नमेंट जॉब में अपन लग गए तो बस हो गया तो हो गया, उसी में अपन लगे रहेंगे, है ना, उसमें अपन को काम नहीं ढूंढना पड़ता है। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम ये हो जाती है। देखिए, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। डियर फ्रेंड्स, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश में उत्पादन करवाती हैं तो निम्न प्रकार से उस उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स, यदि कहीं उत्पादन करवाना है तो पहले नंबर वो देखेंगी डियर फ्रेंड्स कि देश में कारखाने युक्त परिस्थिति है कि नहीं है। तो देशों की कारखाने युक्त परिस्थिति देखकर ही उत्पादन को स्थापित करती हैं, कारखाने या कुछ भी स्थापित करती हैं। दूसरा, संयुक्त रूप से उत्पादन करना चाहती हैं।
डियर फ्रेंड्स वो का रिस्क लेना नहीं पड़ेगा। संयुक्त मतलब वहाँ पे कोई कंपनी है, वहाँ पे कोई कारखाना खुला है, उसमें डियर फ्रेंड्स और ज़्यादा एडिटिंग कर दिया, मशीन ला दी या फिर पैसे लगा दिए और वहाँ पे साझा व्यापार करने लगे, है ना, साथ में मिल कर के। और तीसरा नियंत्रण कैसे करती है उत्पादन पर? छोटे उत्पादकों को उत्पादन आदेश देकर। अब डियर फ्रेंड्स से ऑर्डर लगा देती है। बहुत से ऑर्डर मिलते हैं ना बहुत सारी कंपनियों को, जैसे डियर फ्रेंड्स कि आप इतने ऑर्डर मिल जाते हैं, ये लोग भी खुश होते हैं कि हमको ऑर्डर मिल गया तो हमको काम मिल गया, अब हम यहाँ पे करवाएंगे। जो छोटे छोटे उत्पादक हैं उनको ऑर्डर लगा देगी कि जूते चप्पल के आप इतने कलेक्शन करके हमें दीजिए, बनाइए, हम आपको खरीदेंगे सीधे। तो इस प्रकार भी उत्पादन पर नियंत्रण करती है। क्या क्या देखा हमने? दूसरे देशों की कारखाने युक्त परिस्थिति देख करके वो लोग वहाँ कारखाने स्थापित भी कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे साझा मतलब संयुक्त रूप से उत्पादन भी करवा सकते हैं दोनों मिल करके किसी देश में। तीसरा हमने क्या देखा? छोटे उत्पादकों को ऑर्डर या आदेश दे करके उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। चलिए एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, कारखाने स्थापित करना है यदि किसी भी देश में किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को, तो डियर फ्रेंड्स बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में कारखाने स्थापित करने के लिए वो क्या स्थिति देखेंगी? वहाँ पे सस्ता श्रम होना चाहिए, सरकारी नीतियाँ उसके अनुरूप होने से डियर फ्रेंड्स उसको फ़ायदा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, संयुक्त उत्पादन द्वारा भी नियंत्रण कर सकती हैं। हमने देखा बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों की किसी भी देश में जाएंगी, वहां पे स्थानीय कंपनियों के साथ में मिल करके संयुक्त रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनको खरीद लेती हैं, खरीद करके उत्पादन का प्रसार कर सकती हैं, है ना, खरीद करके या फिर संयुक्त रूप से चला करके, दोनों मिल करके चलाएंगे। तीसरा, छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देकर जूते चप्पल और खेल के सामान जिनका विश्व भर में छोटे उत्पादकों को रूप में उत्पादन होता है डियर फ्रेंड्स, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी आपूर्ति करा दी जाती है उनसे। और डियर फ्रेंड्स जब उनकी दूसरे देश से क्या किया, इनने छोटे छोटे उत्पादकों से सामान मंगा लिया, अब उन उत्पादकों को जो बनाया है उन कंपनियों वालों ने उनको अपना ब्रांड का नाम दे दिया और फिर बेचने लगी। तो डियर फ्रेंड्स इनका नाम ज़्यादा हो चुका है, हम सोचेंगे नहीं, हम तो अमेरिका की वो वाली कंपनी का सामान खरीद रहे हैं, है ना, तो भले इसने ऑर्डर दे के बनवाया हो। तो डियर फ्रेंड्स अपना ब्रांड का नाम दे करके ये लोग उत्पादन को नियंत्रण करती हैं। क्या क्या देखा हमने? कारखाने युक्त स्थिति देखकर कारखाने खोल सकती हैं, है ना, निवेश लगा सकती हैं। दूसरा हमने क्या देखा? संयुक्त रूप से उत्पादन कर सकती हैं, स्थानीय कंपनियों से मिल करके या तो कारखाना खरीद लेंगी, वहाँ का कंपनी खरीद लेंगी, या फिर उनसे मिल करके साझा रूप से व्यापार करेंगी संयुक्त रूप से। तीसरा, छोटे उत्पादकों को ऑर्डर आदेश दे करके उत्पादन का अपने ब्रांड का नाम दे करके चीज़ों को बेचेंगी। 3 चीज़ देख लिया हमने। इस प्रकार उत्पादन को नियंत्रण करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखिए, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी ही मांगे करनी चाहिए? बिल्कुल। तो डियर फ्रेंड, जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों से व्यापारिक अवरोध को हटाना चाहते हैं, जो अवरोध लगा देती है सरकार, प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि इससे वो लोग एक दूसरे देश से व्यापार कर सकें। और डियर फ्रेंड्स वो अनुचित ढंग से कहीं ना कहीं वो खुद अवरोध लगाए रहते हैं। तो हम विकासशील देशों को भी डियर फ्रेंड्स बिल्कुल मांग करनी चाहिए कि हम भी बोलें कि आप भी अपने अवरोधों को पूर्ण रूप से हटाइए। चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। देखिए, विकसित देश विकासशील देश से उनके व्यापार का उदारीकरण चाहते हैं, जिससे सभी देश एक दूसरे के बीच व्यापार कर सकें। इसीलिए वो लोग उदारीकरण चाहते हैं व्यापारिक, और जिससे एक देश दूसरे देश में निर्यात कर सके, निवेश कर सके, पहला कारण है ना। दूसरा कारण ये है व्यापार कर सके मुक्त, जिससे आदान प्रदान हो, हम एक दूसरे देश में फैक्ट्री लगा सकें, वो हमारे यहाँ पे कंपनी खोल सकें, उत्पादन कर सकें। दूसरा, लेकिन डियर फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण विकासशील देश पर व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश हुए हैं। वो लोग विवश किए हैं कि आप पूरे विश्व वैश्वीकरण से जुड़े हैं तो अपने अवरोधों को हटाइए विकासशील देशों को, जबकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। वो खुद अवरोध लगाए हुए हैं कुछ चीज़ों में, है ना। तो डियर फ्रेंड्स इसलिए हाँ बिल्कुल विकासशील देशों को भी बदले में विकसित देशों से मांगे करनी चाहिए कि वह विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानकर पूर्ण रूप से अवरोध अपने देश के भी हटाए, है ना।
तो हमको तो विवश कर दिया विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानने को, लेकिन आप भी हटाइए, हमें मांग करनी चाहिए। तो क्यों उदारीकरण को डियर फ्रेंड्स करवाना चाहते हैं, व्यापारिक उदारीकरण विकसित देश, जिससे कि हम एक मुक्त व्यापार हो सके, सभी एक दूसरे देश आयात निर्यात कर सकें एक देश से दूसरे देश में, है ना। लेकिन विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मान करके हमने देखा कि अवरोधकों को हटवा दिया है, किसके, विकासशील देशों को, लेकिन खुद ने विकसित देशों ने उन अनुचित ढंग से उन अवरोधकों को, उदारीकरण को पूर्ण रूप से नहीं माना है, अवरोधकों को लगाया हुआ है। इसलिए हमें भी विकासशील देश वालों को भी डियर फ्रेंड्स ये मांगे करना जरूरी है, और जिससे वो विश्व व्यापार संगठन को पूरे नियमों को सभी देश माने और अच्छे से न्याय संगत रूप से वैश्वीकरण हो। देखिए, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हम वैश्वीकरण की बात करें तो अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रभाव इसका दिखाई देता है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। श्रमिक वर्ग में अलग दिखाई देता है हमें प्रभाव, उत्पादक वर्गों पर अलग दिखाई देता है, उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव देता है दिखाई, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का विभिन्न वर्गों में प्रभाव या असमान प्रभाव कैसे है देखते हैं। उपभोक्ताओं पर प्रभाव की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो इस पर बिंदास असर दिखाई दे रहा है हमें। उपभोक्ता मतलब ग्राहक, लेने क्योंकि उनके डियर फ्रेंड्स इन स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के प्रतिस्पर्धा के कारण डियर फ्रेंड्स ये सोचते हैं हमारी चीज़ें ज़्यादा जल्दी अच्छी बिकें, ज़्यादा बिकें, तो ये अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें बनाते हैं अपनी अपनी, और डियर फ्रेंड्स अब बढ़ा चढ़ा के कीमत नहीं दे सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, हम इसकी चीज़ें नहीं लेंगे यदि ज़्यादा महंगी बेचेगा तो, है ना। तो इसके कारण उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। बात करें बड़े उत्पादकों पे, उन पर भी डियर फ्रेंड्स बिंदास प्रभाव दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स अब जो बड़े बड़े उत्पादक थे संभल चुके हैं अपने यहाँ के, तो वो देश विदेश में अपना व्यापार कर सकते हैं। अब उन पर कोई बाउंड्री नहीं लगी है कि हम अपने भारत बस में व्यापार करें, यहाँ की चीज़ें वहाँ पे बेच सकते हैं और अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं। इस प्रतिस्पर्धा के कारण, वैश्वीकरण के कारण छोटे उत्पादकों पर प्रभाव क्या दिखाई देता है डियर फ्रेंड्स, तो इन पर जो छोटे उत्पादक और श्रमिक वर्ग हैं इन पर नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये छोटे उत्पादक उनके सामने, दूसरे देश के उत्पादकों के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी ये संभल नहीं पाए हैं, है ना। इसके चलते तो क्योंकि डियर फ्रेंड्स जो मशीनों के कारण जो पहले से जिनका काम चल रहा है वो विदेश के लोग आकर के हमारे यहाँ चीज़ें बेच रहे हैं, और हम अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं जो छोटे उत्पादक हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये तो सस्ता माल बेच नहीं सकते, पहला नंबर। क्यों? क्योंकि इनकी लागत लगी हो, अभी अभी संभलते जा रहे हैं, इनको पैसा नहीं है इतना ज़्यादा। और जो वहाँ दूसरे देश के वो तो संभले हुए हैं, वो सस्ता भी बेच सकते हैं। इनकी क्वालिटी डियर फ्रेंड्स अभी इन्हें नया नया बनाया है, इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और लोग खरीदेंगे किसकी? जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, कीमत कम हो, सब कुछ देख करके खरीदते हैं। तो डियर फ्रेंड्स छोटे उत्पादकों पर इनका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। बहुत सारी इकाइयाँ तो बंद भी हो गई हैं इस प्रतिस्पर्धा के कारण, इस वैश्वीकरण के कारण, छोटे छोटे उत्पादक। चलिए इसके बारे में डिटेल से एक एक से पढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं उपभोक्ताओं पर प्रभाव की, तो स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स जो हमारे आसपास के स्थानीय उत्पादक हैं जो चीज़ों को बनाते हैं, और विदेशी चीज़ें जो आती हैं डियर फ्रेंड्स, इनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है कि हम जो डियर फ्रेंड्स जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी जो कीमत कम देगा, उसकी डियर फ्रेंड्स ज़्यादा चीज़ें बिकेगी। इसलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम कीमत करने की कोशिश करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो, वो कहता है हमारी क्वालिटी अच्छी हो। इसके चलते डियर फ्रेंड्स जो धनी वर्ग के उपभोक्ता या ग्राहक होते हैं उनको लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स अब उनके सामने उत्पाद के अनेक विकल्प सामने आ गए हैं, है ना। जिसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, जिसकी उत्कृष्टता अच्छी होगी, जिसको कम कीमत में जो चीज़ मिलेगी डियर फ्रेंड्स, हम उसी को लेंगे। उसी से कम कीमत से सभी लोग, ग्राहक लोग, उपभोक्ता लोग लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। और इस पर अच्छा प्रभाव दिखाई देता है हमें उपभोक्ता वर्ग पर। तो समझ में आ गया? जिसकी हम यहाँ बैठे हैं, अपने मार्केट जाते हैं, हम पता चला डियर फ्रेंड्स हम अमेरिका की चीज़ खरीद के घर ले आते हैं, चाइना मेड चीज़ घर ले आते हैं। कैसे? क्योंकि डियर फ्रेंड्स वैश्वीकरण के कारण, है ना। तो उपभोक्ता वर्ग पर अच्छा प्रभाव दिखाई देता है, हमारे सामने ढेर सारे विकल्प सामने आ गए हैं। चलिए देखते हैं बड़े उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो डियर फ्रेंड्स बड़ी बड़ी शीर्ष कंपनियां हैं भारत की,
वो प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हो रही हैं। जो डियर फ्रेंड्स संभल चुके हैं, बड़े हैं, है ना, तो अब उनको तो प्रतिस्पर्धा में ये नहीं है कि हमारी क्वालिटी की कमी है या फिर हम सस्ता नहीं बेच सकते दूसरे देश से या कुछ नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियां प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हो रही हैं। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने के योग्य बना दिया है। कैसे? हम एक देश से दूसरे देश में डियर फ्रेंड जब हम संभल गए हैं, बड़े हो गए हैं, अच्छी आमदनी हो रही है, तो हम दूसरे देश में अपने व्यापार करने जा सकते हैं। दूसरे देश में लागत लगा के बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में डियर फ्रेंड्स वहाँ पे स्थानीय लोगों को वहाँ की कंपनी खरीद सकते हैं, लागत लगा सकते हैं और संयुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं। तो बड़े उत्पादकों पर बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो डियर फ्रेंड, जो लघु उद्योग या छोटे उत्पादक थे, तो वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पाद कर्मचारियों और को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जो छोटे उत्पादक हैं वैश्वीकरण के कारण। कैसे? प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माता डियर फ्रेंड टिक नहीं पा सकते हैं और कई कंपनियां तो डियर फ्रेंड छोटी छोटी बंद भी हो गई हैं। वो कैसे? क्योंकि डियर फ्रेंड दूसरे देश की कंपनी का माल आता है और हमारे यहाँ पे अभी अभी हमने कोई चीज़ सामान बनाना स्टार्ट किया है, अब हमें पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा है, हमने सिर्फ लागत लगाई है। तो डियर फ्रेंड्स, हम तो सस्ती चीज़ नहीं बेच सकते ना लागत से कम पे, और हमारी लागत भी ज़्यादा लग रही है, हमारी चीज़ें भी उतनी अच्छी एकदम से नहीं बनने लगेंगी, निखरने लगेंगी, वहाँ की तो आ गई हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके चलते अब और हमारी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है हमारी चीज़ों में डियर फ्रेंड्स, तो हमारे भारत वाले, हमारे यहाँ के भी लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे देश की अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं, तो हमारी ख़राब चीज़ क्यों लेंगे? थोड़ी सी भी कमी है तो छोटे उत्पादकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। बहुत सारी इकाइयाँ इसके चलते बंद भी हो गई हैं इस वैश्वीकरण के कारण। क्लियर? क्योंकि वैश्वीकरण में तो व्यापार ही होता है। चलिए श्रमिक वर्ग पर प्रभाव देख लेते हैं। तो बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय को सुनिश्चित नहीं रहा। तो डियर फ्रेंड्स, अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं हमारे देश में डियर फ्रेंड्स क्या कर रही हैं? व्यापार खोल रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब उनको क्या है, श्रमिक लोगों को वो जब चाहे डियर फ्रेंड्स रख लेती हैं और जब चाहे निकाल देती हैं। या फिर डियर फ्रेंड्स, जैसे वो ऑर्डर लगाती हैं छोटे उत्पादकों को दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कि आप इतना सामान बना करके हमें दीजिए, है ना, हम खरीदेंगे, आपको अपने ब्रांड से बेचेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसके चलते क्या कर रहे हैं, अब जब ऑर्डर मिलता है यहाँ की कंपनी वालों को डियर फ्रेंड्स, तो तब मजदूरों को रख लेते हैं और जब ऑर्डर नहीं रहता है तो उनको निकाल देते हैं। तो इससे डियर फ्रेंड्स उसके रोजगार में अनिश्चितता हो गई है। अब वो हमेशा के लिए ये नहीं है कि हम इस कंपनी में जा रहे हैं तो हम रोजगार फिक्स हुआ, हमें यहाँ वहाँ रोजगार ढूंढने को नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था। या फिर जैसे हम जॉब करते हैं तो क्या ऐसा होता है हमें कि हम एक दिन जॉब पे जाते हैं और 3 दिन तक हम काम नहीं मिलता तो हम घर में बैठे रहते हैं और हम वेट करते रहते हैं कि कब काम मिलेगा, कब काम मिलेगा। तो इसके चलते ये हुआ है ना। इसके अतः वैश्वीकरण में सभी के लिए डियर फ्रेंड्स लाभकारी नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों को वैश्वीकरण के मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। जो शिक्षित, कुशल और संपन्न लोग हैं उन्होंने वैश्वीकरण का भरपूर उपयोग किया है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो अनेक लोग, जो छोटे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर जो छोटे उत्पादक हैं, उन पर डियर फ्रेंड्स अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिला है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा भी नहीं मिला है। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कैसे सहायता पहुँचाता है? तो डियर फ्रेंड्स, आगे उदारीकरण जान लेते हैं अपन कि उदारीकरण क्या होता है। सरकार द्वारा व्यापार पर से अवरोध और प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को ही हम उदारीकरण कहते हैं। कहने का मतलब, सरकार जब व्यापार करने में प्रतिबंध हटा दे, हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने आ सकें और हमारे देश में दूसरे आ सकें और हम जा सकें, उसी को हम उदारीकरण कहते हैं। क्लियर? अब डियर फ्रेंड, जब उदारीकरण होगा तो सभी देश एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायता होगी कि नहीं होगी? सब देश वैश्वीकरण से जुड़ेंगे व्यापार के माध्यम से, है ना। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कैसे सहायता पहुँचाता है ये उदारीकरण। तो डियर फ्रेंड्स, इससे विभिन्न देशों में व्यापार और नीतियों का उदारीकरण की प्रक्रिया से विभिन्न देश के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं का और निवेश होने लगा है। प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है और हम अपने देश को भी दूसरे अपने देश को विकसित कर रहे हैं। हम कोई भी अच्छी चीज़ कहीं बनती है तो हम अब यहाँ पे खरीद सकते हैं इस उदारीकरण के माध्यम से, इस वैश्वीकरण के माध्यम से। एक देश दूसरे देश से जुड़ गए हैं, है ना, वैश्वीकरण हो रहा है।
प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने भी वैश्वीकरण उदारीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया है ना। उदारीकरण है तो डियर फ्रेंड्स उसके तहत वैश्वीकरण हो रहा है। वस्तुओं और सेवाओं को डियर फ्रेंड्स सुगमता से आयात निर्यात किया जा सकेगा, जो कि विदेशी कंपनी अपने कार्यालय कारखाने को आसानी से स्थापित करने में सक्षम हुई है। तो डियर फ्रेंड्स इस उदारीकरण की प्रक्रिया ने क्या कर दिया है, इसके तहत हम किसी भी देश में आयात निर्यात कर सकते हैं, कहीं भी अपन कंपनी खोल सकते हैं, कोई भी हमारे यहाँ कोई कंपनी स्थापित कर सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, जिससे डियर फ्रेंड्स यहाँ के लोगों को रोजगार अच्छी तरह से मिल सकता है ना, और हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। इससे डियर फ्रेंड्स इससे विश्व के एक देश दूसरे देश के निकट आ रहे हैं। इस तरह व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्विक प्रक्रिया में सहायता पहुंचा रहा है। इस तो एक दूसरे साथ में मिल रहे हैं और इससे क्या हो रही है, वैश्वीकरण हो रहा है। क्लियर हुआ, सहायता पहुंचा रही है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजार में एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण की व्याख्या कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स जब हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जाते हैं तो वहाँ के बाजार में एकीकरण होगा कि नहीं होगा, सब देश के बाजार एक हो जाएंगे, है ना। देखिए क्या लिखा है हमने, विदेशी व्यापार से विश्व के विभिन्न बाजार आपस में जुड़ जाते हैं जिससे उनका एकीकरण हो जाता है। तो विश्व के सभी बाजार जुड़ जाएंगे। कैसे, हम देखते हैं मार्केट में डियर फ्रेंड्स हम चीज़ें लेने जाते हैं तो हमें कभी चाइना की चीज़ मिलती है तो कभी डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं ना चाइना के मोबाइल हमारे देश में मिलते हैं, अमेरिका कभी थाईलैंड। तो इस किसके कारण हो रहा है, ये विदेशी व्यापार के कारण, है ना। तो आपस में विदेशी व्यापार से विश्व के विभिन्न बाजार आपस में जुड़ जाते हैं जिससे उनका एकीकरण हो जाता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं अपन कार का। देखिए फोर्ड अमेरिकी कंपनी है एक कार की जो कार बनाती है, वो सीट बेल्ट भारत से और हेडलाइट चीन से बनवाती है, गियर बॉक्स ताइवान से। इस प्रकार मतलब सीट बेल्ट उसने कहाँ से लिए, भारत से। हेडलाइट कहाँ से बनवाई, चीन से। गियर बॉक्स कहाँ से बनवाए, ताइवान से। तो बाजार जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, जैसे वहीं के हों सब। तो इस प्रकार से कार निर्माण के विभिन्न चरण दुनिया के विभिन्न बाजारों से कोने से पूरे होते हैं। इस प्रकार तैयार कार कई देशों में फिर बेची जाती है। तो डियर फ्रेंड्स इस विदेशी व्यापार के कारण सभी देश के बाजारों का एकीकरण हो रहा है कि नहीं। हमने देखा भारत से हमने सीट बेल्ट बनाई गई, हेडलाइट चीन से आई और ताइवान से गियर बॉक्स आया। तो सभी देश के बाजारों का एकीकरण करने में इस विदेशी व्यापार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो डियर फ्रेंड्स कैसा लगा आंसर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 साल बाद विश्व कैसा होगा। तो डियर फ्रेंड्स वैश्वीकरण जो देख रहे हैं इसके चलते जो 20 साल बाद की यदि आप कल्पना करें तो हम अपने अनुसार लिख रहे हैं, आप अपने अनुसार बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे अनुसार 20 साल बाद की यदि बात की जाए तो वैश्वीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। वैश्वीकरण मतलब विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं व्यापार के माध्यम से, अपन देख चुके हैं इसमें। तो देखिए आज ई कॉमर्स को आज हम अमेजॉन पर कोई भी चीज़ खरीदने का ऑर्डर लगाते हैं तो हो सकता है वह वस्तु डियर फ्रेंड्स 3000 किलोमीटर स्थित कारखाने में बन रही होती है और 4-5 राष्ट्र उसको तय कर निकलने पड़ते हैं तब कहीं वो आती है और आपको 8 से 10 दिन के बाद मिल पाती है। लेकिन 20 साल बाद हम देखेंगे कि विभिन्न टेक्नोलॉजी की भूमिका होगी जिससे इंटरनेट तेज गति से यातायात साधन, ड्रोन, ऑनलाइन पेमेंट आदि के माध्यम से सभी देश बिल्कुल एक हो जाएंगे, है ना। हमें तो यही लग रहा है अभी के चलते, अभी की भूमिका देखते हुए कितने दूर से चीज़ें हम 8-10 दिन में पा ही लेते हैं, लेकिन कुछ दिन तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा। आप अपने अनुसार बता सकते हैं। मान लीजिए कि आप 2 लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश को विकास में क्षति पहुंचाई है और दूसरा कह रहा है वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। तो डियर फ्रेंड्स इन दोनों लोगों को आप कैसे जवाब देंगे, चलिए देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स वैश्विक आगे तो हम उसका विवरण देंगे कि देखिए भाई इस प्रकार इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और फिर उसके अनुसार आप भी डिसाइड करिए और हम भी डिसाइड करते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए चलिए बताते हैं किस प्रकार विवरण दिया है हमने। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है ना।
तो सकारात्मक प्रभाव के बारे इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक भी पड़ा है, मतलब क्षति भी पहुंचाई है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को लाभ भी हुआ है। चलिए बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। तो सकारात्मक प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, वो एक देश से दूसरे देश में अपना व्यापार फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा सकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ा है, किस पर? उपभोक्ताओं पर। जो अपन चीज़ें खरीदते हैं तो डियर फ्रेंड्स हमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट में, और उपभोक्ताओं को, और साथ में कम कीमत वाली, हमें कोई ठगने वाला नहीं है। दिए हमारे देश की चीज़ें महंगी हैं तो हम दूसरे देश की खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें मार्केट में चाइना की चीज़ भी मिलती है, अमेरिका की चीज़ भी मिलती है, इंडिया की चीज़ भी मिलती है ना। तो किन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? और बड़े बड़े उत्पादकों को और उपभोक्ताओं को। क्लियर? चलिए और अच्छे से पढ़ लेते हैं हमने क्या लिखा है। देखिए, सकारात्मक प्रभाव बड़े बड़े उद्योगपतियों, शिक्षित और धनी उत्पादकों और धनी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया है। बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से एक देश से दूसरे देश व्यापार करने के इनको अवसर मिल गए हैं, बड़े बड़े उत्पादकों को। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो किस उपभोक्ताओं को क्या प्रभाव पड़ा है? इसको विभिन्न प्रकार की चीज़ें चुनने के अवसर मिल गए, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और उत्पादकों को बड़े बड़े इनको व्यापार करने को मिल रहा है, एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश में अपनी फैला रहे हैं व्यापार को, बढ़ोतरी हो रही है। नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव डियर फ्रेंड्स भी दो लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है, दो वर्ग के लोगों को। एक तो जो छोटे उत्पादक हैं, जो अभी अभी कंपनी को स्टार्ट कर रहे थे, उत्पादक हैं, लघु उद्योग हैं, उन पर डियर फ्रेंड्स बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी अभी डियर फ्रेंड्स उनके पास उतनी लागत भी नहीं है, लगाए हैं जैसे तैसे, और दूसरे देश के आ रहे हैं, अच्छी बनी बनाई चीज़ें अच्छी मशीनों से बनवा रहे हैं, सब क्वालिटी बेस हैं, सो वो सस्ती भी बेचते हैं आकर के, उनको ज़्यादा पैसा नहीं वो होता है, क्योंकि उनकी लागत तो पहले अब स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और हम तो स्टार्ट कर रहे हैं। सस्ती बेचेंगे डियर फ्रेंड्स तो हम तो थप्पा ही हो जाएंगे ना, और हमें तो क्वालिटी बेस थोड़ी बहुत त्रुटि तो होंगी, हमने स्टार्ट किया है, जबकि उनकी कोई त्रुटि नहीं होगी, वो तो पहले से उनका सक्सेस है, चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स छोटे उत्पादकों को प्रॉब्लम हुई है। देखिए, छोटे उद्योगपतियों जैसे सुशीला जैसे श्रमिकों को, विकासशील देश को नुकसान हुआ है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत के लघु कुटीर उद्योग को लगभग नष्ट की कगार में लाके खड़ा कर दिया। श्रम कानूनों में वैश्वीकरण के कारण बहुत से लचीलापन आ गया है, जिससे डियर फ्रेंड्स लोगों का रोजगार अनिश्चित हो गया है। तो इस वैश्वीकरण के कारण श्रम कानून, हम चाहते हैं कि दूसरे देश हमारे देश में आकर के व्यापार करें या फिर उद्योग कंपनियां खोलें, तो डियर फ्रेंड्स वो श्रम कानून में लचीलापन लाए हैं। तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या है, जब उनको काम पड़ता है तो रोजगार मजदूर लोगों को बुला लेते हैं, जब काम नहीं पड़ता है तो उनको निकाल देते हैं। इसके कारण लोगों को मजदूरी या फिर रोजगार में अनिश्चितता आ गई है, उन्हें ये पता नहीं है कब हमें काम मिल जाए और कब हम बैठे रह जाएं, है ना। क्या जॉब में ऐसा होता है? नहीं। तो इसके कारण इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्लियर हुआ? तो क्या प्रभाव देखा हमने, जल्दी से बताइए। इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखा, नकारात्मक प्रभाव भी देखा। सकारात्मक प्रभाव बड़े उद्योगपतियों और उपभोक्ताओं पर पड़ा है। नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा है? जो छोटे उद्योगपति थे और डियर फ्रेंड्स श्रमिक लोगों पर। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स अब देखिए हमने क्या लिखा है। सरकार का वैश्वीकरण को अधिक निष्पक्ष बनाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, इसके लिए। अतः हमें लगता है कि वैश्वीकरण से भारत के विकास में मदद मिली है, इन सब के उदाहरणों को देखते हुए, जिससे डियर फ्रेंड्स अब गुणवत्ता भी सुधर रही है, कीमतों और प्रौद्योगिकी तकनीकी में सुधार आ रहा है इसके कारण। तो क्या प्रभाव पड़ा है? कहीं ना कहीं अच्छा ही प्रभाव पड़ा है। इसके कारण हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, यदि निष्पक्ष हो जाती है वैश्वीकरण की, जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, श्रमिकों पर लचीलापन ना किया जाए और वैश्वीकरण से जुड़े रहें, तो डियर फ्रेंड्स हमारे देश का विकास ही हो रहा है। इसके कारण डियर से प्रतिस्पर्धा के कारण यदि दूसरे देश की अच्छी चीज़ें बन रही हैं तो हमारे देश के भी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। क्यों? क्वालिटी गुणवत्ता युक्त चीज़ें बन रही हैं। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स यदि हम अच्छी चीज़ें नहीं बनाएंगे तो हमारे देश की चीज़ें बिकेंगी ही नहीं, दूसरे देश की बिकेंगी। इसके कारण, और हम एक्स्ट्रा कीमत नहीं ले सकते हैं, एक्स्ट्रा कीमत लेंगे तो दूसरे देश की जो सस्ती चीज़ें हैं वो बेच लेंगे हमारे देश में, और फिर हम तो बैठे रहेंगे। तो इसके कारण गुणवत्ता और कीमतों और प्रौद्योगिकी में बहुत अच्छा सुधार आया है इस वैश्वीकरण के तहत। क्लियर हुआ आंसर? देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक फिल इन द ब्लैंक की प्रक्रिया से नज़दीकी से हुआ है।
जुड़ा है और अनेक देश दूसरे देशों से उत्पादित वस्तुओं को भारत की बाज़ारों में बेचा जा रहा है। तो इसके किसके कारण डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण, ठीक है ना। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ क्या हो रहा है, हमारा व्यापार बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांड की बढ़ती संख्या हम बाज़ारों में देखते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि उन्हें उसकी परिस्थिति मिल रही है ना, अच्छी परिस्थिति मिल रही है, सस्ता चीज़ें मिल रही हैं तो वो निवेश कर रही है, अच्छे कारखाने लगा रही है, श्रमिक मिल रहे हैं अच्छे सस्ते, है ना। जबकि बाज़ारों में उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जिससे सस्ते और सस्ता माल मिलता है और उदारीकरण के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा। तो डियर फ्रेंड्स, किसका प्रभाव कि हमें सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, उदारीकरण में बढ़ाया जा रहा है। तो ये डियर फ्रेंड्स इस प्रभाव है हमारे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का, वैश्वीकरण से जुड़ने का। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैच मिलाइए। तो डियर फ्रेंड्स में हमने मैच मिला दी है सही से ही, क्योंकि हमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी बार बार, मतलब तो आप सही से देख सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर क्या खरीदते हैं डियर फ्रेंड्स, कपड़े, जूते, चप्पल, खेल के सामान खरीदते हैं और फिर डियर फ्रेंड्स छोटे उत्पादकों से खरीदा और अपने ब्रांड का नाम दे दिया और फिर अपने ब्रांड से महंगी कीमत पर बेचते हैं, क्योंकि छोटे उत्पादकों की चीज़ तो इंसान लेना भी पसंद नहीं करता है, भले वही चीज़ सही हो, है ना। हम तो वहाँ वाली चीज़ लेंगे, भले महंगी मिले हो वही चीज़ हो। देखिए सेकंड क्या है, आयात पर कर और कोटा का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आयात पे कर क्यों लेती है भारत सरकार, जो दूसरे देश से चीज़ें आती हैं, वो इसलिए लेती है डियर फ्रेंड्स कि अपने देश के व्यापार को बचा सके, व्यापार अवरोधक के लिए। वो सस्ती चीज़ें यहाँ पे ना बेचें, और सस्ती चीज़ें बेचेंगे तो क्या होगा, जो छोटे छोटे हमारे देश के उत्पादक हैं उनकी चीज़ें कौन खरीदेगा फिर, है ना, जिससे व्यापार पर अवरोध लग जाए वहाँ की, इसलिए कर लेती है। विदेश में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हम देखते हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां बताइए। टाटा मोटर्स जो और इन्फोसिस, ये क्या करते हैं, विदेशों में अपनी कंपनियां खोल रही हैं, विदेशों से वहाँ की कंपनी खरीद करके अपना व्यापार बढ़ा रही हैं, है ना। इसके बाद IT ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है। कैसे सहायता की है, तो ये कॉल सेंटर है ना। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्पादन करने का निवेश किया है डियर फ्रेंड, जैसे मोटर गाड़ियों में निवेश किया है बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन करने को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये तो समझाने वाली कोई बात नहीं थी, तो वैसे भी इतना तो समझते ही होंगे, इतना सारा लेसन और इतना सारा डियर फ्रेंड्स वीडियो देखे होंगे, तो हमने हर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। वैश्वीकरण विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है वैश्वीकरण के कारण। तो हम देखते हैं जैसे ही वैश्वीकरण से हमारा भारत जुड़ा है तो 2 दशकों में एक देश से दूसरे देश में बहुत लोग आते जाते हैं, व्यापार के कारण, बाजार के कारण, है ना। तो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं और लोगों का आवागमन हुआ है। क्या किस किस का आवागमन हुआ है, देखिए देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स हम 3-4 विकल्प बताएंगे, उसमें सही का टिक आपको लगाना है, इसमें हमने नहीं लगाया, ठीक है। देखिए वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है, अत्यधिक आवागमन देखा गया है। किन लोगों का, किस किस चीज़ों का आवागमन हुआ है वैश्वीकरण के कारण, तो देखिए हम बताते हैं। देखिए आप बताइए, है ना। देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, लोगों का आवागमन हुआ है। क्या देशों के बीच सेवाओं और निवेश का आवागमन हुआ है, या स्थानीय कंपनियों में साझेदारी देखी गई है, बताइए आप। तो डियर फ्रेंड्स इस वैश्वीकरण के कारण हम देख रहे हैं एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं जा रही हैं, व्यापार हो रहा है पहले नंबर। तो व्यापार होगा तो वस्तुएं तो जाएंगी। सेवाओं मतलब हम यहाँ से कारीगर ऑर्डर मिलते हैं तो हम जाते काम करते हैं, है ना। तो सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, हमारे यहाँ से चीज़ें बन के जा रही हैं, तो हमने उसमें सेवा की है ना। सेवा क्षेत्र कैसे कहते हैं, जैसे उस पर काम करने वाले लोग, श्रमिक लोग, और लोगों का आदान प्रदान हो रहा है। अब व्यापार करने जाएंगे तो व्यापार ऐसे ही थोड़ी ना चला जाएगा, माल जाना आना भी तो पड़ेगा। तो देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का आवागमन हुआ है, अत्यधिक देखा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 या फिर 12 नंबर।
विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक मार्ग है। सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ निवेश करती हैं, कहाँ कारखाना या फिर खोलती हैं या फिर वहाँ पे लागत लगाती हैं, बताइए। नए कारखानों की स्थापना करती हैं ज़्यादातर, या फिर स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं ज़्यादातर, या फिर स्थानीय कंपनियों के मध्य साझेदारी करती हैं। तो डियर फ्रेंड, ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना पसंद करती हैं। देखिए यही लिखा है ना। इससे क्या हुआ, जो कंपनियां अच्छी चल रही है उसको खरीद लिया डियर फ्रेंड पैसे देके, तो अब रिस्क वाला काम नहीं, हमारी भी चलेगी, वो कंपनी हमारी हो गई, है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर को सुधार में सहायता पहुंचाई है। किन लोगों के जीवन स्तर सुधरा है वैश्वीकरण के कारण? तो क्या सभी लोगों का, या विकसित देश के लोगों का, या विकसित देशों के श्रमिकों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो डियर फ्रेंड्स, विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, सभी का तो नहीं सुधरा। जो विकासशील वाले थे तो उनको तो और प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके उद्योग अभी अभी स्टार्ट हो रहे थे, लग रहे थे। और डियर फ्रेंड्स, वो प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाए? तुम लोगों के तो हाँ कंपनी है विकसित देशों के पास, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पैसा है तुम लोगों के पास। डियर फ्रेंड्स, तुम अच्छी मशीन के द्वारा काम करवा लेते हो, अच्छा काम भी आएगा और सस्ता भी हो जाएगा। अब उनके यहाँ और फिर सब जगह सस्ती चीज़ें बेचोगे। लेकिन जो विकासशील देश हैं वो, उनके पास ना ही पैसा है इतना, ना ही डियर फ्रेंड्स उतनी अच्छी प्रौद्योगिकी है कि वो चीज़ों को मशीन के द्वारा अच्छे से बना सकें। तो वो दूसरे देश वाले उनके यहाँ बेचेंगे तो डियर फ्रेंड्स वहाँ की चीज़ें कौन लेगा, है ना। तो उनको तो घाटा ही लगने वाला है। तो किसको लाभ हुआ है ज़्यादातर? तो सहायता किसको पहुंचाई है? विकसित देशों को, लोगों को। इसलिए डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा उदारीकरण पे लगे रहते हैं कि वैश्वीकरण से जुड़िए जुड़िए जुड़िए। लेकिन जब तक आप विकसित थोड़ी और संभल ना जाइए तब तक मत करिए कंपटीशन। वैश्वीकरण में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे बचिए और जब तैयार हो जाइए तो फिर करिए, अपना भी व्यापार करिए, अपना भी डेवलपमेंट करिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू।